हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता ही है कि आपका सीटेट का जो पेपर है वह 20 अगस्त को तय हो गया है। तो आज हम उसके अंतर्गत सीटेट का जो फर्स्ट शिफ्ट होता है, जो जूनियर लेवल 1 से 5 के लिए होता है तथा जो 5 से 8 के लिए होता है, दोनों में जो इंग्लिश आती है 30 नंबर के, उसके मैराथन को करेंगे। उसमें से जो 15 नंबर इंग्लिश की पेडागॉजी आती है उसके मैराथन को करेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहले इसमें देखते हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत फिगर ऑफ स्पीच में होती है। जो फिगर ऑफ स्पीच, चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच होता है, जैसे अलंकार जिसको कहते हैं उसी को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें पहला होता है शिमिले। क्या कौन सा होता है? SIMILE, शिमिले। इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? शिमिले में कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इसकी ट्रिक देख लेते हैं आप। इसको आप इतना डिफिनीशन अगर नहीं याद कर पाएंगे तो ट्रिक क्या है, शिमिले में आपको ट्रिक कैसे लगानी है। इसमें जिसमें सो शब्द आएगा और लाइक आएगा, एज आएगा, उस शब्द में शिमिले अलंकार होगा। शिमिले फिगर ऑफ स्पीच होगी। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कैसे कि वेयर द विंड इज़ लाइक वेटल्ड नाइफ। वेयर द विंड इज लाइक वेटल्ड नाइफ। इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है कि इसमें वायु को तेज धार की चाकू से तुलना की गई। तो इसमें सिमिलर में क्या होता है? तुलना की जाती है। एज लगा के, सो लगा के, तो इसमें लाइक शब्द आ गया है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो अलंकार है, दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफॉर है। क्या है वह? मेटाफॉर है। मेटाफॉर में क्या होता है? दो कंपैरिजन, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होती है लेकिन कंपैरिजन वर्ड नहीं लगाया जाता है। तो इसमें सिमिले और मेटाफॉर में अंतर क्या है? दोनों में ही कंपैरिजन होती है लेकिन मेटाफॉर में कोई वर्ड नहीं लगाया जाता है। जैसे कि यू हैव अ फ्लावर फेस। यू हैव अ फ्लावर फेस। इसमें आपके जो फेस है उसकी तुलना फूल से की गई है लेकिन कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटाफॉर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है जो एक पर्सोनिफिकेशन। अगला कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको मानवीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनकी ऑब्जेक्ट से तुलना की जाती है। मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स की ऑब्जेक्ट से तुलना की जाती है एक तरीके से। जैसे कि एग्जांपल से आप इसको समझेंगे कि लिविंग बीइंग्स की क्वालिटी जो है वो ऑब्जेक्ट में दिखाई जाती है। जैसे लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, या पीस हैज़ हर विक्ट्री। क्या कहते हैं? पीस हैज़ हर विक्ट्री। तो इसमें क्या हो रहा है? पीस की कोई विक्ट्री होती है नहीं, विक्ट्री इंसान की होती है ना। तो नॉन लिविंग थिंग जो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी तुलना की जा रही है, उसको मतलब मानव रूप कर दिया गया है उसके। जैसे कि डेथ आइशी हैंड। इसमें क्या हो जाता है? डेथ आइशी हैंड, डेथ्स आइसी हैंड। इसमें क्या होता है कि जो मौत के ठंडे हाथ होते हैं। तो इसमें डेथ की तुलना जो है, तुलना डेथ के कोई हाथ होता है नहीं, नहीं ना, लेकिन उसका मानवीकरण कर दिया गया है, डेथ आइसी हैंड कर लिए। जैसे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, हिंदी में कहते हैं, वो भी क्या है? मानवीकरण अलंकार होता है। चौथा इसमें क्या होता है? चौथा होता है ऑक्सीमोरान। चौथा क्या होता है? ऑक्सीमोरान। ऑक्सीमोरान में क्या होता है कि अपोजिट क्वालिटी इसमें बताई जाती है। क्या बताया जाता है? अपोजिट वर्ड आते हैं इसमें। इसकी ट्रिक देख लीजिए। ऑक्सीमोरान में क्या होता है? विरोधाभास अलंकार इसको कहते हैं कि अपोजिट वर्ड आते हैं, अपोजिट क्वालिटी बताई जाती है। जैसे कि एग्जांपल अगर इसका मैं दूं तो ही इज प्रेटी अगली। तो इसमें प्रेटी शब्द आ गया। प्रेटी शब्द पॉजिटिव है और अगली शब्द क्या है? उसका अपोजिट है ना। प्रेटी मतलब सुंदर, अगली मतलब गंदा। तो इसमें अगर अपोजिट वर्ड आ जाए दो, मतलब उसका पहले मेन आ जाए, उसका पॉजिटिव वर्ड आए, फिर उसी का जो एंटोनिम आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरान अलंकार हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं। उसके बाद अगला अलंकार है फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन।
कौन सा है? अलिटरेशन। अलिटरेशन में क्या होता है? अलिटरेशन में इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें लेटर रिपीट होता है। लेटर रिपीट कैसे होगा? किरण किड्स केप्ट प्लेइंग। तो इसमें अगर पूछेंगे अलंकार तो के वर्ड बार बार आया ना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलिट्रेशन होगा। और एक आता है इम्पॉर्टेंट, हाइपरबोल। कौन सा आता है? हाइपरबोल आता है। हाइपरबोल में क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है? एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट होते हैं। जो स्टेटमेंट होता है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अब देख लीजिए, इसमें शब्द ट्रिक बता दूं, हाइपर आया है। हाइपर मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ ना। हाइपर का मतलब क्या होता है? बढ़ा होता है। हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा जब टेंशन बढ़ जाती है, तो हाइपर का मतलब बढ़ा हुआ, तो बढ़ा चढ़ा के इसमें बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्या? आई डाइड लॉफिंग। जैसे कि हो जाएगा आई डाइड लॉफिंग। तो क्या इसमें हंसते हंसते कोई मर सकता है? बताइए, ये बहुत अतिशयोक्ति बात हो रही ना कि वह हंसते हंसते मर गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हाइपरबोल अलंकार हो जाएगा। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। 1 2 3 और आते हैं जो देख लेते हैं, उसको भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं। चलिए फिर एजोनेंस आता है। एक क्या आता है? एक अलंकार होता है एजोनेंस, ASSONANC। इसमें क्या होता है? रिपीटिशन की शब्द, इसमें रिपीटिशन होता है। जैसे कि नियरर, इसमें बोलने में रिपीटिशन होता है। क्लियरर, कोई भी वर्ड जो है रिपीट होते हैं। शब्द अर इसमें बार बार आ रहा है, नियरर क्लियरर, तो क्या होता है? इसमें रिपीटिशन होता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखता हूँ। आशा करता हूँ आपको जो फिगर ऑफ स्पीच का ये टॉपिक है आप इसको समझ लिए होंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं। अब लैंग्वेज को कैसे बांटा गया है, किस पार्ट में, उसको चलिए देखते हैं। तो लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। पहला उसमें फोनीम। पहला क्या है? फोनीम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। पहली बात तो यही बनती है, डिफिनीशन ऐसे ही बनती है। फोनीम क्या होता है? तो फोनीम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं स्वनिम। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वनिम। ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश की पेडालॉजी है, अगर उसका हिंदी अर्थ पूछ सकते हैं, उसको पेडागॉजी जो है वह हिंदी और इंग्लिश की सेम ही होती है, बस लैंग्वेज की फ़र्क होती है। तो फोनीम नहीं, स्वनिम भी पूछ सकते हैं। हिंदी अगर पेडागॉजी में पूछेंगे तो स्वनिम पूछ लेंगे। तो स्वनिम आप क्या बताएंगे? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वह स्वनिम कहलाती है। इंग्लिश पूछेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज बताएंगे। इट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो फोनीम की दूसरी बात क्या हो गई? इसके पास अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, अपनी इसकी मीनिंग नहीं होती, पर लेकिन जब ये वर्ड से मिलते हैं तो मॉडिफाई कर लेते हैं स्वयं को अपने पास। इसका एक और मतलब क्या निकल गया? फोनीम में क्या हो गया कि इसकी अपनी मीनिंग नहीं होती। तो हमें क्या क्या पता चला? फोनीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड या लैंग्वेज होती है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रश्न कहाँ से बनेगा? प्रश्न बनेगा फोनीम को संख्या कितनी होगी। प्रश्न कहाँ से बनता है? फोनीम की संख्या कितनी होती है। तो टोटल कितने फोनीम होते हैं? 44 फोनीम होते हैं। कितने फोनीम होते हैं? 44। 44 फोनीम मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड 44 होते हैं। इसमें से 20 वावेल होते हैं। ध्यान रखिएगा, 20 वावेल होते हैं और 24 क्या होते हैं? 24 होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टोटल कितने फोनीम होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें 20 वावेल होते हैं और 24 कितने होते हैं? 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि ई, ए, बी, सी, डी, ई दिया गया है। ए की कोई मीनिंग है? वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन अगर ये वर्ड के साथ ए बी सी डी कहीं न किसी वर्ड के साथ जुड़ जाएंगे तो अपना मीनिंग देने लगते हैं, तो इसलिए ये फोनीम कहलाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फोनोलॉजी क्या है देखते हैं। फोनोलॉजी, इट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग बोथ विद इन एंड अक्रॉस लैंग्वेज। तो फोनोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग। तो साउंड पैटर्न और उनकी जो मीनिंग होती है, उनका जो अर्थ होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसे फोनोलॉजी कहते हैं। अब फोनीम के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट अर्थ है वो मॉर्फीन होता है। मॉर्फीन, चलिए देखते हैं क्या है। मॉर्फीन क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड। क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड इसको कहते हैं। मॉर्फीन क्या होता है? स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड। आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ फोनीम अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग वर्ड। तो जब फोनीम का ज्ञान हो जाता है बच्चे को, तो चाइल्ड शब्द सीखना शुरू कर देता है। सिंस मेंटल डेवलपमेंट इज इंट कम्प्लीट सो अ चाइल्ड स्पीक स्मॉल वर्ड। चूँकि जो उसका मानसिक विकास होता है वो उतना कंप्लीट नहीं होता, तो चाइल्ड जो है वह छोटे छोटे वर्ड बोलता है, जिसे मॉर्फीन कहते हैं। तो चाइल्ड जो छोटे छोटे वर्ड जो 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 अर्थ होते हैं, मतलब सार्थक शब्द जो बोलता है, जिनका कुछ अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं? मॉर्फीन कहलाते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मीनिंग टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर। तो मॉर्फीन का अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में अगर कहूँ मॉर्फीन क्या है, तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज।
तो स्मॉलेस्ट, ये भी फोनीम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड या लैंग्वेज। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड या लैंग्वेज, साउंड या लैंग्वेज ना। तो मॉर्फीम और फोनीम के अंतर, फोनीम जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, जैसे कि ए बी सी डी। लेकिन मॉर्फीम क्या होता है, इसको हिंदी में रूपीम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रूपीम कहते हैं। तो मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड, जो सबसे छोटा सार्थक यूनिट होगी, सार्थक होगा, वही क्या होगा, मॉर्फीम कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, जैसे कि कार, कार का कुछ अपना मीनिंग है ना, कार मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है। जार, राम, गीता, ये क्या हो जाएंगे, मॉर्फीम हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सीमेंटिंग क्या होता है, सीमेंटिक्स क्या होता है। सीमेंटिक बताइए क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इज नोन एज सीमेंटिक्स। तो जो हम वर्ड और फ्रेजेस की मीनिंग निकालते हैं, इसमें अर्थ देखा जाता है। तो सीमेंटिक का मतलब क्या होता है, सीमेंट, अगर सीमेंटिक शब्द आए तो हम जो वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस का जो अर्थ निकालेंगे वो सीमेंटिक कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा सिंटैक्स क्या कहलाता है, फिर सीमेंटिक आ गया है तो एक बात ऐसे ही आप जान लीजिए सिंटैक्स क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, जो हम सिस्टम, रूल और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स। जैसे कि हम जब, जैसे कोई वर्ड है उसमें हम सब्जेक्ट पहचान लेंगे, वर्ब पहचान लेंगे, एडवर्ब पहचान लेंगे, एडजेक्टिव पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग पहचानेंगे, तो क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स आप पढ़ते होंगे ना। तो सिंटैक्स क्या होता है, हम स्ट्रक्चर पहचानते हैं सेंटेंस का। और सीमेंटिक क्या होता है, हम सेंटेंस या वर्ड के अर्थ को पहचानते हैं। अब अगला बिंदु है एलिप्सिस क्या होता है। एन एलिप्सिस, जिसका प्लूरल वर्ड एलिप्सिस होता है, इज अ पंचुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट। तो ये एलिप्सिस क्या होता है, आगे आप इसको देखेंगे। यह क्या प्रदर्शित करता है जानते हैं, एलिप्सिस 3 पूर्ण विरामों से बना एक चिन्ह है। जैसे कि ये क्या बना है, ये जो बना है ये चिन्ह, ये एलिप्सिस है। और इसका उपयोग क्या करने के दिखाया जाता है, वाक्य का हिस्सा एक गायब है। इसमें मतलब बताया जाता है, आप थोड़ा सा फंस जाते हैं तो वाक्य का एक हिस्सा गायब है। जैसे कि टुडे बी वोटेड द बिल, तो थोड़ी देर रुक गए हैं तो वाक्य का एक हिस्सा गायब हो गया, टुडे बी वोटेड द बिल। इलिप्सिस क्या होता है, अगर प्रश्न बनता है व्हाट इज इलिप्सिस, तो इट इज़ पंचुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। ये जो पंचुएशन मार्क होता है 3 डॉट का बना होता है। और ये क्या दिखाता है, यूज एंड एग्लिव व्हेन ओमिटेड अ वर्ड फ्रेज। इसमें क्या दिखाया जाता है कि वाक्य का एक हिस्सा गायब हो गया है। पॉलीसीम क्या होता है, अ पॉलीसीम इज अ वर्ड और फ्रेज विथ मल्टीपल मीनिंग। पॉलीसीम क्या होता है, एक वर्ड के बहुत मीनिंग हो, वही क्या कहलाता है, पॉलीसीम कहलाता है। द वर्ड पॉलीसेमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक और मेनी साइन। तो जो पॉलीसेमी वर्ड है वह ग्रीक शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, मेनी साइंस, मतलब बहुत ज़्यादा चिन्ह। इन अदर वर्ड व्हेन अ सिंबल, वर्ड और फ्रेज मीन मेनी डिफरेंट थिंग, इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेमी। जैसे कि अब अभी बताइए, जैसे कि गेट शब्द ले लीजिए। गेट शब्द का आज कई प्रकार से यूज किया जाता है। गेट का पाया है, गेट का मतलब जाना भी कहीं कहीं हो जाता है। तो गेट का मतलब कई प्रकार से यूज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीसेमी कहलाता है ना। अब जितने भी एट हो जाएगा, एट ऑन हो जाएगा, हर जगह अलग अलग प्रकार से यूज हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, पॉलीसेमी कहलाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट जगह देंगे। एट हाउस कुछ और हो जाएगा, ऐड करके कुछ और हो जाएगा, ऐसे ही होता है, ये पॉलीसेमी कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ड जो अलग जगह अलग अलग वर्ड दें वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेमी कहलाते हैं। लेक्सिकल क्या होता है, अब चलिए देखते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है। तो लेक्सिकल क्या होता है, अब देखते हैं। पहले लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, प्रश्न बनता है डायरेक्ट, इसमें प्रश्न बनेगा व्हाट आर लेक्सिकल वर्ड। तो लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स हु हैव दियर इंडिपेंडेंट मीनिंग्स स्पेशली ऑन डिक्शनरी। तो जिनके अपना पूर्ण रूप से अपना स्वतंत्र अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि मैंने अभी बताया, राम, श्याम, कार ले लीजिए, से ले लीजिए, जिनका अपना अर्थ है, इसका मतलब कहना होगा, इसका गाड़ी हो गया, ये एक नाम है राम नाम से, तो जिनका अपना एक अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से, वो क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। और लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशंस, मतलब लेक्सिकल सिचुएशन के अनुसार, लेक्सिकल वर्ड के जो सिचुएशन हो उनके अनुसार ग्रुपिंग करना लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाती है। जैसे कि स्कूल दिया गया है, टीचर दिया गया है, ये सब क्या है, लेक्सिकल वर्ड्स हैं ना। स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्योन, क्लासरूम, लाइब्रेरी क्या हैं, लेक्सिकल वर्ड्स हैं। और इसको हम लेक्सिकल ग्रुप कैसे बना सकते हैं, स्कूल नाम से बना सकते हैं ना, ये सब स्कूल संबंधित है। तो लेक्सिकल ग्रुपिंग अगर इसका हम बनाएंगे तो स्कूल नाम से बना सकते हैं। तो यही है लेक्सिकल ग्रुपिंग। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लेक्सिकल वर्ड्स क्या है, तो वर्ड्स हु हैव दियर इंडिपेंडेंट मीनिंग्स, जिनकी अपना पूर्ण रूप से स्वतंत्र अर्थ होता है वो लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं।
अब 8वां बिंदु देखते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग क्या है? ग्रामेटिकल ग्रुपिंग इज दैट ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न एज माई बुक, हिज बुक। पैटर्न ग्रुपिंग है। और इन द रूम, इन द कॉर्नर, इन द क्लास, इन द गार्डन, फ्रेज ग्रुपिंग है। तो फ्रेज क्या होता है? इन द लग के जो बन जाता है वो फ्रेज होता है। तो मतलब एक ग्रामर के हिसाब से जो ग्रुपिंग की जाती है वो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहलाती है। जैसे कि माई बुक, हिज बुक क्या है? पैटर्न ग्रुपिंग हो रही है। और इन द कॉर्नर, इन द क्लास, इन द गार्डन, इन द रूम, ये क्या है? फ्रेज ग्रुपिंग है ना। ये फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो फ्रेज ग्रुपिंग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स जो है वो 2 वर्ड से बना है। एक होमो बना है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है ना। और फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। तो ऐसे वर्ड जिनका साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि TWO2 हो गया और TOO2 हो गया। तो इसमें अगर आप बोलेगा कोई टू ही बोलेगा दोनों में, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो होमोफोन्स क्या मतलब हो जाएगा? इसके जो साउंड आ रहा है, टू आ रहा है, इसका भी साउंड टू ही आ रहा है ना। प्रोनाउंसिएशन टू ही हो रहा है लेकिन इसका मीनिंग 2 हो गया, इसका मतलब भी हो गया। तो होमोफोन्स कैसे वर्ड होते हैं? साउंड जिनका सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। और उसके बाद होमोग्राफ आ गया। होमोग्राफ क्या होता है? होमो मतलब क्या होता है? सेम मैंने अभी बताया। ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ ना। ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। जैसे कि लीड और लीड दोनों में सेम ही तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, लीड लिखा गया, लीड लिखा गया। इसका मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। ये क्या है? ये लीड है ना। ये क्या है? एक धातु है। तो इसका क्या है? लिखा सेम गया लेकिन क्या है? मीनिंग अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा? ये होमोग्राफ कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको एक बात और बतानी थी, डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स क्या होते हैं? तो साउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाबल्स। तो वाबल्स के अंदर ये आते हैं, वाबल्स के अंदर डिप्थोंग्स आते हैं कि साउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाबल्स इन अ सिंगल सिलेबल इन विच द साउंड बिगिन एज वन वाबल एंड मूव्स टुवर्ड अनदर वर्ड। तो इसमें क्या होता है? साउंड जो बनता है जो वह 2 वाबल से बनता है। क्या? 2 वाबल से बनता है और सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं। और इन्हें क्या कहलाते हैं? ये स्लाइडिंग वाबल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्लाइडिंग वाबल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? साउंड जो है वह पहले वाबल से शुरू होता है और उसके बाद दूसरा वाबल डायरेक्ट आ जाता है। जैसे कि क्वाइन, क्वाइन का मतलब क्या है? OI दोनों आ गया है ना। तो क्वाइन में क्वाइन आएगा, OI दोनों आ गया। लाउड, LOUD, लाउड OU आ रहा है ना। O आया पहले, उसके बाद पहला वाबल आया, फिर U आ गया, OU। तो ये क्या है? ये डिप्थोंग्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहलाते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा डिप्थोंग्स क्या होते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है डिप्थोंग्स क्या है, तो वर्ड्स साउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाबल्स इन अ सिंगल सिलेबल वर्ड। एग्जाम्पल समझिए, क्वाइंस, लाउड। ध्यान रखिएगा, डिप्थोंग्स को क्या कहते हैं? इनको स्लाइडिंग वाबल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग वाबल। और डिप्थोंग्स कितने होते हैं? प्रश्न यहाँ से बनता है। डिप्थोंग क्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। ध्यान रखिएगा, डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। और जो मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में कि जो फोनीम होती है 44 होती है, जिसमें वाबल के 20 साउंड होते हैं ना। 44 में वाबल 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं फोनीम के। तो 20 में से 8 तो डिप्थोंग्स हो गए। तो जो 12 बचे वो क्या है? मोनोफॉर्म्स है। तो जो 12 बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोफॉर्म्स। मतलब कि जो सिंगल वाबल से बने हो, जो सिंगल वाबल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोफॉर्म। और जो 2 वाबल से बनते हैं कॉम्बिनेशन से वो डिप्थोंग्स कहलाते हैं। इन्हें स्लाइडिंग वर्ड भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। लेक्सिकल वर्ड, मैंने आपको आगे बता ही दिया। लेक्सिकल वर्ड एक ऐसा शब्द जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, इसे लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। जैसे कि लायन, कार, वाइट, लब। इसको मैंने आपको बताया था। क्वेटेशन क्या होता है? क्वेटेशन आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो लिख दिया जाता है थोड़ा स्पेशल दिखाने के लिए, वो क्वेटेशन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियलिया। अब देखते हैं रियलिया का है। रियलिया रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विथ एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन क्लासरूम। तो जो डेली यूज के जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट होते हैं उनका क्लासरूम में अगर हम यूज करें तो वो क्या कहलाते हैं? रियलिया कहलाते हैं। जैसे कि मैप का अगर हम यूज कर रहे हैं, चार्ट का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये डेली लाइफ के यूज के ऑब्जेक्ट है ना। और उसका हम यूज करके क्लासरूम में अगर कुछ सिखा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? रियलिया कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा में उपयोग की जाने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी वस्तुओं को संदर्भित किया करता है। रियलिया क्या? रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई वस्तुओं को संदर्भित करता है। भाषा की कक्षा में रियलिया का उपयोग करने का अर्थ है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तु को लाना। तो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जो वास्तविक वस्तुएं आती हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियलिया कहलाते हैं। ये टीचिंग लर्निंग एड होते हैं। जैसे कि क्वाइन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको
बच्चों को सिखाने के लिए ला दिए, हेड और टेल और प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए ला दिए, तो क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा ना। न्यूज़पेपर डेली लाइफ का होगा, अगर हम उसको न्यूज़पेपर से अब आप ग्रामर पढ़ाने के लिए ला दिए, आप उससे डिक्टेशन करवाना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा ना। मैप, टिकट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पैम्पलेट्स और लीफलेट्स, तो ये सब क्या है, रियलिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। सिंटेक्स मैंने आपको बता ही दिया कि जो वो बताते हैं, क्या बताते हैं, सिंटेक्स क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बताएं वो क्या कहलाते हैं, सिंटेक्स कहलाते हैं। जो मीनिंग बनाए वो क्या कहलाते हैं, सिमेंटिक कहलाते हैं। तो सिंटेक्स होता है जो स्ट्रक्चर बताता है। फोनोलॉजी ऊपर आ गया था। फोनोलॉजी। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लिंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटेक्स एंड फोनेटिक्स। तो जो लैंग्वेज की स्टडी होती है लिंग्विस्टिक कहलाती है। प्रश्न बनता है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा व्हाट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज नोन एज, तो लिंग्विस्टिक हो जाएगा इसका आंसर। लिंग्विस्टिक डिफाइंस ग्रामर एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट। तो लिंग्विस्टिक जो है ग्रामर को सेट ऑफ कंपोनेंट्स दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। मार्फोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्म और हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट वर्ड। मार्फोलॉजी क्या है, जैसे मार्फिन शब्द से बना है कि वर्ड से कैसे बनाकर कंबाइन करके वर्ड्स बनाया जाता है, मतलब एलिमेंट्स को कैसे, फोनीम को कैसे कंबाइन करके वो बनाए, मॉर्फिन बनाए, जो मीनिंगफुल वर्ड बनाए, वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब एनसीएफ 2005 देखते हैं। चलिए देखते हैं एनसीएफ 2005 में कहा गया है। इसमें जो मैंने हिंदी में पढ़ा है वही है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एनसीएफ 2005 जो शुरू हुआ है वह किससे शुरू हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर के इससे सभ्यता और प्रगति से। जो प्रगति क्वेट है उससे एनसीएफ 2005 शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। द डॉक्यूमेंट ऑफ एनसीएफ स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एस्से सभ्यता और प्रगति क्वेट। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है, एनसीएफ 2005 में क्या क्या कहा गया है। लिंकिंग एजुकेटेड विथ लाइफ आउटसाइड स्कूल। इसमें क्या कहा है, जो शिक्षा है उसे बाहर की दुनिया से जोड़ना है, डेली लाइफ से जोड़ना है। टू इंश्योर दैट एजुकेशन इज फ्री ऑफ रोड सिस्टम। हमें रटन प्रणाली है, जो बच्चे लर्न करते हैं, याद करते हैं, उससे हमें बचना है। तो एजुकेशन को हमें रटन प्रणाली से फ्री करना है। करिकुलम टू बी सो फ्रेम्ड दैट इट एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड रेदर देन करिकुलम सेंटर। इसमें क्या कह रहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें बच्चे को देखना है। क्या करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब सिर्फ मानसिक विकास ही में नहीं देखना, हमें उसका संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास सब कुछ देखना है करिकुलम के अंतर्गत। पाठ्यक्रम का इसका मतलब मानसिक विकास ही नहीं है कि आप कक्षा में सिर्फ आप उसके मानसिक विकास करें, उसका शारीरिक विकास का भी ध्यान देना, हमें उसके संवेगात्मक विकास का भी ध्यान देना है। टू मेक एग्जामिनेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल। एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, एग्जाम लेने का सिस्टम, उसे फ्लेक्सिबल बनाना है और क्लास की एक्टिविटीज़ से जोड़ना है। और राज्य व्यवस्था के आधार पर शिक्षा को देखना है। पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है, टू इंक्लूड एक्टिविटीज़ इन द करिकुलम विच एम एट डेवलपिंग द सोशो कल्चर बेस्ड कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये एक ही बिंदु है कि हमें क्या ऐसा करिकुलम एक्टिविटीज़ करानी है जो सोशो कल्चर बेस्ड हो, मतलब समाज सांस्कृतिक पर आधारित हो और उसके विकास करे, क्रिटिकल थिंकिंग को विकास करे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या हो, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करे। आठवां क्या है, एच मच एच कंटेंट इज नेसेसरी इन द एजुकेशन इक्वल इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू कोऑपरेशन सेक्टर ओवरव्यू। क्षेत्र अवलोकन मतलब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देना, क्षेत्र अवलोकन को, अन्वेषण को, विश्लेषणात्मक चिंतन को, विमर्श आदि की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है हमें। नौवां क्या कह रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन नॉलेज बैंक क्रिएटिव थिंकिंग। हमें वही क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाना है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है बच्चों की, क्वेश्चन करने का स्कोप को बढ़ाना है। ये सब क्या करना है हमें, संक्षेप में ये सब बात कही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज क्या है। अब लैंग्वेज के बारे में दो तीन चार पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। क्या कहलाता है ये, इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो लगातार बदलती रहे। तो मतलब क्या कहते हैं, जो इंग्लिश है मतलब जो है वह सिंबॉलिक है, मतलब सांकेतिक होती है। कोई भी लैंग्वेज जो है वह सिंबॉलिक होती है और डायनेमिक होती है, जो मतलब थोड़ी दूर जाने पे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। आप देखे ही होंगे कि अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है और जो ब्रिटेन की इंग्लिश होती है उसमें चेंज होता है ना। तो यही है कि इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये कम्युनिकेट करने का साधन है, इंस्ट्रक्शन देने का साधन है। और
लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो पिछली बार प्रश्न बना था कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। क्या है? आर्बिट्रेरी। इसका मीनिंग क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या होता है कि स्वतंत्र। लैंग्वेज जो होती है वह स्वतंत्र होती है। यादृच्छिक, यादृच्छिक शब्द इसमें हिंदी में बना था। लैंग्वेज क्या होती है? यादृच्छिक होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला बिंदु चलिए देख लेते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑब्जर्वेशन के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज। तो ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो इंग्लिश है वह भारत की सेकंड लैंग्वेज है। क्या है? सेकंड लैंग्वेज। पहली कौन सी है? हिंदी है। लेकिन इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुभाषी देश चूंकि भारत है, इसलिए इंग्लिश को क्या माना गया है? ग्लोबल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा इन मल्टी लैंग्वेज कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज, तो इंग्लिश क्या है? मल्टीलिंगुअल कंट्री भारत की जैसे, उसमें क्या है? इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर ऑब्जर्वेशन के अनुसार माना जाए तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? सेकेंड लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या बनता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है वो क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी क्या है? हिंदी है। और इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल अगर पूछेगा इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल 340 के 2 में कहा गया। 342 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो ओला एक्ट है, ये कब बना था? प्रश्न अगर बनेगा, ओला एक्ट जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहते हैं, ये बना था 1963 में, जिसमें हिंदी को राजकीय भाषा कहा गया था। उसी में इंग्लिश को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, सह राजकीय भाषा, जो सहमत हो जाए, मतलब सह राजकीय भाषा उसके साथ हो हिंदी के, उसे कहा गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये आर्टिकल 343(2) में कहा गया इंग्लिश को। ध्यान रखिएगा। अब अगला बिंदु देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिफरेंशिएशन इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग इज लैंग्वेज इंपॉर्टमेंट। इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिफरेंशिएशन का होता है वह लैंग्वेज इन्वायरमेंट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। लैंग्वेज के बहुत जो प्रकार होते हैं उसमें देखते हैं। मदर टंग। मदर टंग क्या होता है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन वेयर ऑल द पीपल यूज टू स्पीक। तो मतलब एक जो विशेष क्षेत्र होता है, उस विशेष क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? मदर टंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अगला है रूट इज लैंग्वेज। रूट लैंग्वेज क्या है? एवरी लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। तो हर भाषा जो है वह किसी न किसी भाषा से जन्मी है। ऑल द लैंग्वेज आर अ पार्ट ऑफ सम लैंग्वेज फैमिली। तो सभी भाषाएं, परिवार जो है वह किसी न किसी लैंग्वेज के परिवार से संबंधित है। रूट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज फ्रॉम विच अनदर लैंग्वेज इज डिराइव्ड। तो रूट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिससे अनदर लैंग्वेज बनती हैं। जैसे कि संस्कृत रूट लैंग्वेज है। संस्कृत से, क्योंकि लगभग जितनी भारत की भाषाएँ हैं, हिंदी, द्रविड़ आदि जितनी भी भाषाएँ हैं, तमिल, तेलुगु, वह सब संस्कृत से ही बनी हुई हैं, जन्मी हुई हैं। तो संस्कृत जो है रूट लैंग्वेज हो जाएगी। फिर डायलेक्ट क्या होती है? डायलेक्ट भाषा अभी तक आप पढ़े थे। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है बोली। ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बोली। व्हेन ऑल द पीपल ऑफ स्पेसिफाइड रीजन स्पीक द सेम लैंग्वेज देन इट इज़ नोन एज डायलेक्ट। तो अगर एक विशेष क्षेत्र में सभी व्यक्ति एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो क्या कहलाती है? डायलेक्ट कहलाती है। जैसे कि हरियाणवी, गुजराती, राजस्थानी। ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है? अपार्ट फ्रॉम कंट्री मदर टंग। तो जो जो कंट्री की मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, उसके अलावा जो अन्य भाषाएं होती हैं वो फॉरेन लैंग्वेज कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा। जनरली हिंदी जो स्पोकन इन इंडिया, सो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच etc आर फॉरेन लैंग्वेज। तो आमतौर पर जो उस कंट्री में नहीं बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फॉरेन लैंग्वेज कहलाती हैं। जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच आदि। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब अपना अगला टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ऑल लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें LSRW की बात की गई है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वह ऐसे ही चलती है, LSRW। लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। तो लैंग्वेज जो है वो वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, वेल डिफाइंड सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन जो है वह इंपॉर्टेंट रोल किस में निभाता है? लैंग्वेज को लर्न करने में। तो अगर कोई बच्चा मोटिवेट है किसी चीज़ के बारे में, तभी तो वह उस चीज़ को करने के लिए इच्छुक होगा। अगर वह मोटिवेट ही नहीं है, डीमोटिवेट है, तो वह पहले से ही डरा रहेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जब वो कोई बच्चा सोचेगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो शुरू ही नहीं करेगा। तो मोटिवेशन जो है लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन, जो दूसरा फैक्टर है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? अनुकरण करके सीखना। तो द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाय इमिटेशन। तो जो बच्चा है
वो अपनी मातृभाषा इमिटेशन करके सीखता है ना, अनुकरण करके ही तो सीखता है। ऐसा तो होता नहीं बच्चा जो जन्मजात मातृभाषा बोलने लगता है जैसे ही पैदा होता है वैसे ही, वह अपने आसपास अपने माता पिता को देखकर उनसे सीख कर उनको इमिटेट करके उनका अनुकरण करके मदर टंग को सीखता है। तो इसमें यही बात की गई है। अगला जो फैक्टर है इंटरेस्ट, जैसे कि मोटिवेशन की बात हुई वैसे ही इंटरेस्ट भी है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो वह अच्छे से सीखेगा। अगला पॉइंट देखते हैं को रिलेशन में कि इफ़ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज को रिलेटेड विथ रियल लाइफ, मतलब कह रहा है अगर जो इंग्लिश सिखाया जा रहा है उसे रियल लाइफ से को रिलेट कर दिया जाएगा तो बच्चा यह समझेगा कि लैंग्वेज की नीड क्या है, लैंग्वेज क्यों सिखाया जाता है और बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो को रिलेशन से जो है बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होगा। एक्यूरेसी भी एक फैक्टर है। द इंग्लिश टीचर शुड इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो बच्चों को टीचर को बच्चों के लिए एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए इंग्लिश लर्निंग में। सो लर्नर फॉलो दियर टीचर एंड कंसीडर देम एज रोल मॉडल, ताकि जो है अगर आपका अध्यापक ही त्रुटि कर रहा है तो शिक्षार्थी भी के अंदर वही गुण आ जाएंगे। अगर अध्यापक इंग्लिश पढ़ाने में या किसी भी प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा है तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे ना। इसलिए बच्चे को टीचर को एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि बच्चे इमिटिएट कर पाएँ और रोल मॉडल अपना मान पाएँ उन्हें। अगर रोल मॉडल अच्छे होंगे तो वो भी अच्छे होंगे, रोल मॉडल ही अगर गलती करेंगे तो वो भी गलती करेंगे ना। इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगी। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डिसाइडेड। तो लैंग्वेज लर्निंग हमें जो सिखाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है यह हमें पता होना चाहिए, तभी हम अगर आपको जो चीज़ करना है उसका उद्देश्य अगर पता है तब तो आप उसको करने के लिए तत्पर होंगे। अगर आपको उद्देश्य ही नहीं पता है, बिना उद्देश्य के कोई काम करते रहेंगे तो वो कुछ समय बाद आप उसमें हार मान लेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि आपको उद्देश्य ही नहीं पता है, आपका अंतिम लक्ष्य नहीं पता है तो आप उसमें कब तक करते जाएंगे। अगर आपका अंतिम लक्ष्य पता है तो आपको उसी हिसाब से स्टेप वाइज स्टेप अपना प्लान बनाते रहते हैं। इसलिए लर्निंग में आपका पर्पज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि यह सिंपल हो जाए लर्निंग। अब अगला फैक्टर देखते हैं। अब चलिए देखते हैं लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट। लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेरियस लैंग्वेज हैबिट्स आर फॉर्म। देयरफॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स आर टू बी फॉर्म कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। मतलब कॉन्शियस रूप से और अनकॉन्शियस रूप से जो है भाषा सीखी जा सकती है। पहला अप्रोच इसमें है ओरल अप्रोच। अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग और राइटिंग। तो जो बच्चा है वह मदर टंग को अपने लिखने और पढ़ने से पहले बोलना सीखता है। दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग। और यही प्रिंसिपल जो है लर्निंग और टीचिंग इंग्लिश और सेकेंड है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने में, क्योंकि मातृभाषा इंग्लिश मातृभाषा तो है नहीं, तो यही जो ओरल अप्रोच है यही इंग्लिश में भी पढ़ाने में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। कि पहले हमें क्या बताना चाहिए, हमें पहले बोलना इंग्लिश सिखाया जाना चाहिए, ताकि बोलेगा तो वो अपने आप उसके माइंड में क्लियरिटी आने लगेगी। और पढ़ने और लिखने से पहले हमें बोलना सिखाया जाना चाहिए। मल्टी स्किल अप्रोच देखते हैं क्या है। ऑल द 4 स्किल्स आर टू बी गिवन इन दियर ड्यू इम्पॉर्टेंस व्हेन लर्निंग और टीचिंग देम। तो जो लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग है, LSRW है, सभी को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, ना किसी को कम देनी है ना किसी को ज़्यादा देनी है। तो ये मल्टी स्किल अप्रोच यही कहती है। नो स्किल शुड बी ओवर एम्फेसाइज, मतलब किसी को ज़्यादा नहीं बताना है और निगलेक्ट किसी को भी नहीं, निगलेक्ट भी नहीं करना है। तो LSRW जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, उसे क्या करना है, बराबर ध्यान देना है उस पर, ना किसी को कम ध्यान देना ना किसी को ज़्यादा ध्यान देना है। सिचुएशनल अप्रोच क्या है, चलिए देखते हैं सिचुएशनल अप्रोच क्या है। द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन सिचुएशन विच इज़ द नेचुरल वे इन विच अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग। तो जो इंग्लिश सिखाई जाती है उसे ऐसे सिचुएशन में सिखाई जानी चाहिए जैसे कि बच्चा मदर टंग में सीखता है। इस प्रकार नेचुरल वे में सिखाएंगे आप तो बच्चा अच्छे सीख पाएगा। मतलब इसमें कह रहा है कि इंग्लिश ऐसे तरीके सिखाइए जैसे कि बच्चा मदर टंग में जिस सिचुएशन में सीखता है उसी सिचुएशन में इंग्लिश भी सिखाइए। अब देखते हैं मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग देखते हैं क्या है। पहला इसमें नोन्स टू अननोन्स, मतलब इसमें क्या कहा जाता है, पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, पहले बच्चों को जो चीज़ ज्ञात है उसको बताइए, फिर अज्ञात चीज़ें बतानी चाहिए। मतलब जो ज्ञात है उसे, अगर आप बच्चे को डायरेक्ट अज्ञात चीज़ बताएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बच्चे उसे सीखने के लिए तत्पर ही नहीं होंगे। तो इसलिए बच्चे को पहले जो ज्ञात हो, पहले उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान जो उसको पता है उसको देखना चाहिए, उसके बाद उसी के अनुसार को रिलेट करके नए ज्ञान को बताना चाहिए। तो पहला मैक्सिम क्या हो जाएगा, पहला तरीका ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है, नोन टू अननोन। दूसरा क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें क्या है, पहले सिंपल चीज़ें बताइए। पहले बच्चे को अगर कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ें ही बताएंगे तो बच्चा डरने लगेगा। बच्चे को कठिन चीज़ें आप डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो बच्चा डरने लगेगा। इसलिए बच्चे को पहले आपको क्या करना है, उस
कॉन्सेप्ट के उस लैंग्वेज के बारे में सिंपल चीज़ें पढ़ाई। सिंपल चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते आप उसके बाद लेवल अप करिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ें लास्ट में पढ़ाइए। इसलिए सरल से जटिल की ओर, इसको कहते हैं सरल से जटिल की ओर। अगला है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब क्या होता है? कंक्रीट मतलब होता है मूर्त। इसका मतलब क्या होता है? मूर्त। मूर्त मतलब क्या हो? जो दिख सके, दिखने वाला। और अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? मूर्त होता है। तो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना चाहिए, मतलब जो हम देख सके उसे पहले पढ़ाएंगे तब तो बच्चा अच्छा सीखेगा ना। जो देख नहीं सकते अगर आप उसे पढ़ाएंगे तो बच्चा थोड़ी ना समझ पाएगा। बच्चा पहले जो देख सकता है उसको ज़्यादा अच्छा सीखता है। इसीलिए तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में पियाजे ने कहा था कि बच्चा खुद से सीखेगा। तो बच्चा जो देखता है उसे खुद से ही अपना ज्ञान बना लेता है। तो देखी हुई चीज़ों को बच्चा अच्छा सीख सकता है। तो पहले देखी हुई चीज़ों को समझाइए मूर्त रूप से जो चीज़ें हैं, उसके बाद अमूर्त चीज़ें समझाई ही जाएगी। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, तो इसमें कहता है पहले मनोवैज्ञानिक चीज़ें बतानी चाहिए, फिर तार्किक चीज़ें बतानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या हो? बच्चा चूँकि बच्चों का जो अध्ययन है तो इसमें क्या कहा जाता है, पहले आप साइकोलॉजिकल चीज़ें बताइए, मनोवैज्ञानिक चीज़ें बताइए, क्योंकि मनोविज्ञान जो होता है वो बच्चों के ही संबंधित होता है। उसके बाद आप तार्किक चीज़ें बताइए। अगला है पार्टिकुलर टू जनरल। पहले आप पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष। तो आप किसी चीज़ के बारे में अगर विशेष चीज़ें आप बताएंगे, जैसे कि आपको मान लीजिए किसी आपको टॉपिक आपको पढ़ाना है ट्री, आपको ट्री पढ़ाना है, आप ट्री के बारे में कुछ विशेष बताएंगे कि सबसे लंबा ट्री कौन होता है, इस ट्री की क्या खास बात होती है, तो उस ट्री की मतलब ट्री कैसे पानी प्राप्त करते हैं, ट्री कैसे भोजन बनाते हैं, ट्री कैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर आप विशेष चीज़ पहले बता देंगे तो बच्चों का क्या होगा? तो बच्चों में उस टॉपिक के प्रति रुचि आएगी। तो पहले आप उस चीज़ों के विशेष चीज़ों को बताइए, उसके बाद जनरल साधारण चीज़ों को आप बाद में बताएंगे ताकि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सके। इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मेथड जो होता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो हमें पहले कैसे सिखाना है? पहले उदाहरण बताएं फिर नियम सिखाना है, ना कि डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है? पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण बताए जाते हैं। तो हमें कैसे सिखाना है? इंडक्टिव आगमन से निगमन की ओर। पहले हमें आगमन विधि बतानी है, जिसमें उदाहरण पहले बताएंगे फिर नियम बताएंगे। चलिए अब एक्विजिशन और लर्निंग देखते हैं। अर्जन और अधिगम क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन और लर्निंग। तो एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होती है? तो एक्विजिशन टेक्स प्लेस इन एनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट, मतलब समृद्ध भाषाई परिवेश में एक्विजिशन प्लेस करता है, मतलब कि समाज आदि में एक्विजिशन होता है। और लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज बेस्ड ऑन लर्नर अटेंशन रेदर देन हिज इन्वायरमेंट। इसमें जो सीखने वाले की अटेंशन का ज़्यादा महत्व होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल, मतलब ये स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाली। तो लैंग्वेज जो एक्विजिशन होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब या जीवन पर्यंत चलता रहता है। और नेचुरल प्रोसेस मतलब ये अपने आप होता रहता है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। आप समाज में बैठेंगे तो आपको भाषा का जो ज्ञान होगा वह एक्विजिशन कहलाएगा। आप उसमें पूछेंगे नहीं कि हमें ये बता दीजिए, उसमें जो बोलेगा उसको आप ग्रहण करते रहेंगे, यही एक्विजिशन कहलाता है। और लर्निंग में क्या होता है? एफर्ट की ज़रूरत होती है। लर्निंग में आप एफर्ट लगाएंगे। तीसरा क्या है कि इन एक्विजिशन यूज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। तो एक्विजिशन में क्या हुआ है कि लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार के यूज होता है, इंपॉर्टेंस होता है। और ग्रामर में सीखने में, लर्निंग में क्या होता है? ग्रामर, कोर्स कंटेंट एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। तो इसमें लैंग्वेज का टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा है कि इन एक्विजिशन ईजी लिंग्विस्टिक रूल्स आर मेड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर इन द इन्वायरमेंट। तो इस एक्विजिशन में क्या कहता है कि ईजी लिंग्विस्टिक रूल होते हैं जो कि लिंग्विस्टिक फैक्टर इन द इन्वायरमेंट के आधार पर बनते हैं। और लर्निंग में क्या होता है कि डेफिनेट रूल होते हैं। इसमें क्या होता है? डेफिनेट रूल होते हैं। जिसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कोई खास रूल नहीं होता, वैसे साधारण रूल होते हैं। और इसमें क्या होता है, जब कक्षा आदमी जो लर्निंग होती है उसमें डेफिनेट रूल होते हैं, उसी के अनुसार आपको सीखना रहता है, चाहे ग्रामर ही सीख रहे हो आप। पांचवा क्या है कि इन एक्विजिशन सोशल कल्चर क्वालिटीज़ आर इजीली एसिमिलेटेड। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक जो क्वालिटीज़ होती हैं बहुत जल्दी समाहित हो जाती हैं। और लर्निंग क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ग्रामर को सीखा जाता है। छठा पॉइंट आखिरी है कि इन एक्विजिशन वेरियस कॉन्सेप्ट आर क्रिएटेड इन मदर टंग। इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं मदर टंग में होते हैं। और लर्निंग में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज सब में सिखाए जाते हैं। तो इसमें एक्विजिशन में क्या होता है, मदर टंग में सिखाया जाता है। तो अब अंतर को अगर हम देखें तो इसमें अंतर को एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सतह हो जाती है, यह अपने आप हो जाती है, इसमें एफर्ट्स डालना पड़ता है। या लगातार चलने वाली होती है, जीवन पर्यंत चलती है एक्विजिशन। और लर्निंग क्या होता है, एक विशेष समय तक की लर्निंग चलती है, उसके बाद आप टीचिंग छोड़ देते हैं ना, उसके बाद आप
जो औपचारिक शिक्षा होती है उसको तो छोड़ ही देते हैं ना। और ये क्या कहलाता है, ये वेरियस फॉर्म में होता है और ये ग्रामर आदि के रूप में होता है। इसमें ज़्यादा खास कुछ रूल नहीं होते हैं, आप अपने आप ही बिना रूल के ही सीखते रहते हैं। इसमें एक रूल डिफिनिट होता है, उसी के अनुसार आपको सीखना रहता है। इसमें सोशल कल्चरल क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें डिफरेंट आइटम को ग्रामर से सीखना होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मदर टंग में लिए जाते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, आप समाज में बैठ कर आप बात करें, आसपास के पड़ोस में मदर टंग का ही तो यूज होता है, और लेकिन लर्निंग में मदर टंग के साथ साथ सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज सबका यूज होता है। ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, सॉरी यहाँ स्किल्स होगा। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। इसमें से लिसनिंग और रीडिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती हैं, रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है, ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक होती है ना, जो ग्रहण की जाती हैं, या फिर इन्हें ही कहते हैं पैसिव स्किल्स, इन्हें ही पैसिव स्किल्स कहते हैं। और जो बच्ची स्पीकिंग और राइटिंग, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिव स्किल या फिर प्रोडक्टिव स्किल। इन्हें क्या कहते हैं, एक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जिसमें लिसनिंग और रीडिंग होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें चीज़ें को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे रिसेप्टिव कहते हैं, हिंदी में ग्रहणात्मक कहते हैं, या फिर पैसिव कहते हैं, और क्योंकि इसमें निष्क्रिय रूप से रहते हैं। और जो स्पीकिंग और राइटिंग होता है, इसमें सक्रियता से बोला जाता है, इसलिए एक्टिव इसे कहते हैं, एक्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। चलिए अब इसमें एक टॉपिक और देख लेते हैं, हम इसी में स्लाइड में देख लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। देखते हैं अच्छा हम लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में पहला स्टेप क्या आता है, पहला आता है क्राइंग। पहला क्या आता है स्टेप, क्राइंग आएगा ना। तो क्राइंग ये कब होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न किससे बनता है, प्रश्न बनता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो क्यूइंग होता है। क्या कह लेते हैं, क्यूइंग। क्यूइंग पूछते हैं कितने सप्ताह बाद शुरू होता है। तो बच्चे जब जन्म से 6 सप्ताह बाद जो क्यूइंग होता है वह स्टार्ट होता है। क्यूइंग मतलब कुकुआना लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। बैबलिंग कब होता है, बैबलिंग भी प्रश्न बनता है। बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना, 2 वर्ड बोलना। बैबलिंग कब होता है, 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद बैबलिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसे क्या कहते हैं, बैबलिंग को इसे और क्या कहते हैं, इसे इकोलिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे इकोलिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इकोलिया कहते हैं। लैलिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे लैलिंग भी कहते हैं। तो बैबलिंग जो होता है, क्यूइंग कितने मंथ बाद होता है, क्यूइंग 6 वीक बाद हो जाता है। और बैबलिंग जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे इकोलिया भी कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही लैलिंग कहते हैं। ये कब होता है, ये 6 मंथ बाद होता है। इसमें 2 वर्ड बोलते हैं, जैसे कि चा, बा, ऐसे वर्ड बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बैबलिंग कहलाते हैं। स्पीकिंग आपकी 1.5 साल बाद शुरू होती है। उसके बाद टेलीग्राफिक स्पीच आती है, जो 2 साल या 18 से 24 मंथ में आती है। इसमें क्या होता है, 2 वर्ड यूज करना बच्चा शुरू कर देता है। तो प्रश्न टेलीग्राफिक स्पीच से भी बनता है। तो यह 18 से 24 मंथ में आती है। इसमें बच्चा क्या है, 2 वर्ड या सेंटेंस यूज करना शुरू कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न आ गए हैं, प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फॉर स्टोरी मैपिंग ऑफ नैरेटिव टेस्ट द लर्नर कैन बी आस्क्ड। तो इसमें कह रहा है कि स्टोरी मैपिंग करनी है नैरेटिव टेस्ट की, तो लर्नर के कैसे पूछना चाहिए। आंसर अ क्वेश्चन विच हैज़ द स्टोरी इन जम्बल्ड ऑर्डर, जम्बल्ड ऑर्डर में हो पूछना चाहिए, या फिर मेक अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, या फिर ड्रा पिक्चर ऑफ एवरी सीक्वेंस, या ड्रा मैप ऑफ लोकेशन मेंशन इन द स्टोरी। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हमें जम्बल्ड ऑर्डर में करना है, नहीं, जम्बल्ड ऑर्डर में बच्चा परेशान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन मेक अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, नहीं, फ्लो चार्ट से आप नहीं, आपको स्टोरी मैपिंग कहनी है, तो आपको कैसे करना है, पिक्चर ऑफ एवरी सीक्वेंस का आप बनाएंगे तो स्टोरी मैपिंग हो जाएगी अपने आप। आप हर सीक्वेंस की पिक्चर बनाए चलेंगे तो नैरेटिव टेक्स्ट में स्टोरी मैपिंग अपने आप हो जाएगी। एक्विजिशन ऑफ वोकैब इज नोन एज। अब कह रहा है एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी क्या है, तो बताइए। क्रैमिंग मोर वर्ड, लर्निंग बिग वर्ड्स, लर्निंग वर्ड्स इन टोटली एंड यील्डिंग द पावर टू यूज देम इफेक्टिवली, या लर्निंग वर्ड फैमिलीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वोकेबुलरी सीखने में क्या होता है, जो वर्ड हम सीख रहे हैं उसको हम इफेक्टिवली यूज कर पाएँ। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 3 कह रहा है, चलिए देखते हैं। फॉर इनेबलिंग हर स्टूडेंट टू गेन मास्टरी ओवर इंग्लिश द टीचर शुड, बताइए मास्टरी प्राप्त करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए? रेगुलरली एक्सपोज द लर्नर टू वेराइटी ऑफ लैंग्वेज हो सकता है। बी क्या कह रहा है? कॉन्स्टेंटली चेक द लर्नर फॉर एरर हमें हमेशा चेक करनी है, नहीं ये तो निगेटिव हो जाएगा। इम्फेसाइज ग्रामर लर्निंग, ग्रामर लैंग्वेज से हम मास्टरी थोड़ी ना ला सकते हैं। स्टॉप यूज ऑफ वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? मातृभाषा का यूज। तो मातृभाषा का यूज हम कम कर देंगे, बंद कर देंगे तो क्या इंग्लिश में मास्टरी सीखी जा सकती? नहीं। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? लगातार अगर आप वेराइटी ऑफ लैंग्वेज से बच्चों को मिलाएंगे, बच्चों को एक्सपोज करेंगे लगातार वेराइटी ऑफ लैंग्वेज के सामने, तो बच्चा उससे मास्टरी प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉट एज पार्ट ऑफ वोकैब, तो बताइए वोकैब जो होता है, वोकैबुलरी होती है जो, उसमें क्या नहीं सिखाया जाता? होमोनिम, प्रोवर्ब, प्रीफिक्स या कोलोकेशन, बताइए इसमें क्या नहीं सिखाया जाता? इसमें जो है वह प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो नहीं सिखाया जाता, होमोनिम्स सिखाया जाता है। होमोनिम्स साइनोनिम्स जैसे कि आप पढ़े होंगे वैसे ही होमोनिम्स होता है। प्रीफिक्सेस और कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन क्या होता है? जो दो वर्ड को जोड़ देता है, तो कोलोकेशंस भी सिखाया जाता है। प्रश्न 5 है, डिकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज इज परटेन्स टू, बताइए डिकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू, यह क्या कहना चाहता है? कह रहा है डिकोरम इन स्पोकन, डिकोरम मतलब क्या होता है? शिष्टाचार होता है। तो स्पोकन लैंग्वेज में शिष्टाचार कैसे आता है? करेक्ट ग्रामेटिकल यूज करके, वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस चिल्ला कर आप करेंगे तो स्पोकन लैंग्वेज में शिष्टाचार आएगा। क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल या फिर एप्रोप्रिएट जेस्चर। तो स्पोकन लैंग्वेज आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें जो डिकोरम शिष्टाचार कैसे आएगा? क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल से ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यू आस्क्ड व्हाट इज योर एम, आई कैन आंसर इन वन वर्ड, विक्ट्री। चर्चिल आस्क्ड द क्वेश्चन एंड देन गोज ऑन आंसर इट। तो इसमें कह रहा है, इसमें अगर हिंदी में बताओ तो इसमें कह रहा है कि वह खुद ही प्रश्न करता है कि व्हाट इज आवर एम, और वो खुद ही बोलता है कि विक्ट्री। तो ये क्वेश्चन कैसे कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन रिटोरिकल कहलाते हैं। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि खुद ही हाउ फुल आई एम, जैसे कि आप बोल दिए हाउ फुल आई एम, तो मतलब इसमें खुद से ही क्वेश्चन किया जा रहा है, खुद से ही आंसर दिया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं? रिटोरिकल कहलाते हैं। इसमें पूछा यू आस्क व्हाट इज आवर एम, विक्ट्री, तो खुद ही क्वेश्चन बोला और खुद ही आंसर दे दिया, तो ये कहलाते हैं रिटोरिकल। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। अ फेलो ट्रेवलर एट द एयरपोर्ट हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू वांट हिम हर टू पास इट टू यू, चूज हाउ विल यू मेक द रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट करनी है मांगने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? आप कुड का यूज करेंगे तो सबसे पोलाइटली होगा ना, तो कुड होगा जो, वही सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आपको करनी है तो कुड का यूज जो करेंगे सबसे पोलाइटली वही होगा। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। रीड द एक्सचेंज स्टोरी बुक इंस्टेड, डू यू लाइक टू रीड, टीचर कहता है कि आपने डू यू लाइक टू रीड अ बुक, यहाँ बुक होगा, तो क्या आपने बुक को पढ़ा? स्टूडेंट कहता है यस, टीचर कहता है यस प्लीज़ हियर द टीचर, यस प्लीज़ बोलो हियर द टीचर। तो इसमें क्या होता है? मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग। इसमें क्या हो रहा है? मेक्स अ पोलाइट सजेशन दे रहा है रीडिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ही वॉज अमेरिकन लिंग्विस्ट, तो ये अमेरिका के भाषाविद थे, फिलोसफर थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, हिस्टोरियन थे और सोशल क्रिटिक थे। इससे हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि सीटेट में समाज आधारित प्रश्न बनता है, तो इस वाले जो पैराग्राफ इस पॉइंट है इसको आप ध्यान नहीं देना, आगे से देखना है। पॉइंट 2 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या कहा था कि इनके अनुसार जो बच्चा है उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो इसमें सीखने की क्षमता जो भाषा की होती है बच्चों में जन्मजात होती है, इन्होंने यही कहा था। ही स्टेटेड दैट एवरी पर्सन पोजेसेस लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन दियर ब्रेन। इन्होंने कहा था कि हर बच्चे में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसे लैड कहते हैं, और इसी से बच्चा भाषा को सीखता है। तो इन्होंने क्या कहा? 2 बिंदु। इन्होंने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और उनके दिमाग में, प्रत्येक बच्चे के दिमाग में लैड नाम का एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। अगला बिंदु है कि चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकैब एंड लैड applies the rule of language to make sentence, no need to learn grammar and structure, children born with a understanding of rule of language। तो इसमें कह रहा है चिल्ड्रन जो है वो वोकेबलरी लर्न करते हैं और लैड अप्लाइज द रूल ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस, तो वो लैड जो है वो अपने आप जो है लैंग्वेज बनाने के लिए अप्लाई कर लिया जाता है, और ग्रामर सीखने की उनके बच्चों में ज़रूरत नहीं होती। क्या बच्चों को बोलने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती? नहीं, वह सिर्फ वोकैब जो सुनते हैं आसपास से वही सुनते हैं, वही सीखते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वही सेंटेंस बनाने में मदद करता है और उसको ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती उस समय। ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एलोन। तो इन्होंने ये भी कहा था
कि यही लैड है मदद करता है भाषा को सीखने में। जो इमिटेशन होता है, अनुकरण, अकेले से बच्चा भाषा को नहीं सीख सकता, इन्होंने ये कहा था। अब चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट। तो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट क्या था, चलिए देखते हैं। ही इज़ नोन एज द फाउंडेशन ऑफ कोग्निटिव थ्योरी। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ही इज़ नोन एज और लेटर बिकम फेमस विद सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था, मैंने आपको बताया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। एमकेओ क्या था, इनके अनुसार एमकेओ क्या है, तो इनके एमकेओ मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो कोई भी हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, हम एमकेओ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम समवन हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी दैन द लर्नर्स। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान हो वह क्या कहलाएगा, एमकेओ कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। एमकेओ डिफाइंस अ पर्सन हु कैंट परफेक्ट इन एवरी साइज। तो एमकेओ कहते हैं वह पर्सन है जो हर साइज में परफेक्ट नहीं हो सकता। जेडपीडी इन्होंने क्या बताया था, जेडपीडी क्या है कि वास्तविक विकास तथा संभावित विकास का अंतर। मैंने आपको हिंदी वाले पेडागॉजी में वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ाया है। तो जेडपीडी क्या है कि बच्चों का एक वास्तविक विकास जो उस समय चल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ रहा है, लेकिन आपको टॉप करना है, आपको चाहिए 140 नंबर, ठीक है, आपको चाहिए कितना, 140 नंबर। जो इनके दोनों बीच के जो अंतर होगा 140 माइनस 120, जो 20 आएगा, ये क्या होगा, जेडपीडी होगा। मतलब वास्तविक विकास तथा संभावित विकास का अंतर, उसे ही हम क्या कहते हैं, जेडपीडी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो इन्होंने माना ऐसा कि जो भाषा हम सीखते हैं वह सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो इनका क्या कहना था कि हम भाषा जो सीखते हैं वह समाज व संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही विकास होता है भाषा का। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कहा था कि जो भाषा है वह संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब देखिए इनके अनुसार स्कैफ फोल्डिंग क्या है। स्कैफ फोल्डिंग के बारे में इन्होंने बताया था, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं या ढांचा कहते हैं। तो जो वयस्कों द्वारा, जो बड़ों द्वारा थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस दी जाती है उसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। तो जो टेम्परेरी हेल्प होती है वो क्या कहलाती है, स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है। जैसे कि हम साइकिल सीखते हैं तो शुरू में थोड़ा सा पीछे पकड़ के हमारे पेरेंट्स चलते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो स्कैफ फोल्डिंग ही तो मानी जाती है। तो यही स्कैफ फोल्डिंग है। चलिए अब आगे देखते हैं। बीएफ स्किनर का सिद्धांत उतना आता नहीं है, इसमें अनुकरण करके इन्होंने कंडीशन और ऑपरेशन कंडीशनर थ्योरी दी थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अगर बनेगा तो यही बनेगा। कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और बीएफ स्किनर से लगभग प्रश्न ना के बराबर बनते हैं। रीइंफोर्समेंट, इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, बीएफ स्किनर ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। इसमें पुनर्वलन दे के अनुक्रिया कराई जाती थी। अब देखते हैं चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। जैसे कि एक डाइवर्स क्लासरूम है, उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑन चिल्ड्रेन, चूँकि बच्चों में जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप जब उसको पढ़ाएंगे, आप मान लीजिए कोई एक कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे ना, आप पढ़ाएंगे मातृभाषा में, लेकिन रीजनल लैंग्वेज तो किसी बच्चे की मान लीजिए कॉमन लैंग्वेज और मातृभाषा एक हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसकी जो कॉमन लैंग्वेज होगी और क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होगी, तो उसमें उसको दिक्कत आती है। दूसरा चैलेंज क्या होता है, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स है, जो भाषाई कौशल बढ़ाने में बात होती है, उसको डेवलप करने में बच्चों में दिक्कत होती है। बच्चों में भाषाई कौशल को बढ़ाने में टीचर को दिक्कत होती है। तीसरा क्या है, चैलेंजिंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज फॉर टीचर। चूँकि एक क्लासरूम में बहुत से बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे कुछ भाषा बोलते हैं, दूसरे बच्चे दूसरी भाषा बोलते हैं, तो ये मल्टीपल लैंग्वेज का जो चैलेंज बनता है ये टीचर के सामने प्रस्तुत हो जाता है। क्योंकि वह तो एक ही हो सकता है कि वह एक से अधिक जानता हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वह एक ही भाषा जानता हो, तो यह चैलेंज भी बनता है। लैक ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टूवर्ड लैंग्वेज, शुरुआत में बच्चों में जो लैंग्वेज के प्रति जो है इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जो होता है, उनका जो झुकाव होता है बहुत कम होता है, इसलिए यह भी एक समस्या बनती है। ओवर क्राउडेड क्लासेस, जो बहुत ज़्यादा भरी हुई कक्षाएँ होती हैं, उसमें भी जो है संतुलन बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए ओवर क्राउडेड क्लासेस भी समस्या पैदा करती हैं। इसमें अनुशासनहीनता हो जाती है। स्टडी मटेरियल की कमी में भी दिक्कत होती है, स्टडी मटेरियल की कमी हो जाती है तब भी दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट टूल्स। तो टाइप ऑफ लिसनिंग देखते हैं। टाइप ऑफ लिसनिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग पहला इसमें है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। चलिए देखते हैं।
क्या है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग? इट वॉज फर्स्ट डेवलप एट वेरी अर्ली एज एंड इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म लिसनिंग। ये क्या है? मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। इसमें क्या है, मीनिंग को आपको मीनिंग नहीं जाननी होती वर्ड की और फ्रेज की, लेकिन आपको क्या है, साउंड के बारे में डिफरेंट पता करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? अलग करना ना। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा गहनता से आपको वर्ड और फ्रेज की मीनिंग नहीं पता करना होता, बस आपको जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में डिफरेंट बताना होगा। और कंप्रहेंसिव लिसनिंग क्या होती है? कंप्रहेंसिव लिसनिंग क्या होती है? आपको संपूर्ण ज्ञान उसमें प्राप्त करना होता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड एंड इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइम। तो इसमें इस लिसनिंग में जो मैसेज दिया जा रहा होता है उसको आपको समझना होता है। जो कम्युनिकेशन होता है उसको आपको समझना होता है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज कंप्रहेंसिव लिसनिंग द लिसनर फर्स्ट नीड टू एप्रीविएट वोकेबुलरी। तो कंप्रहेंसिव लिसनिंग के लिए बच्चों में क्या क्या होना चाहिए? वोकेबुलरी के बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए और लैंग्वेज स्किल्स का विकास होना चाहिए। इन्फॉर्मेशनल तीसरा है कि इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग। इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग क्या होती है? कुछ सीखने के लिए, कुछ याद करने के लिए जो हम लिसनिंग करते हैं उसे क्या कह लेते हैं? इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग कहते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल क्या होती है? आलोचना जो की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का इवेल्युएट करने के लिए, किसी का जब हम आलोचना करने के लिए, किसी के जब हम गुण और दोष को देख के उसके बारे में अपना जो समझ विकसित करने के लिए, अपना जो पक्ष रखने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित है ये। पांचवा है थ्योरेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें क्या होता है, फीलिंग और इमोशन को समझने के लिए जो लिसनिंग की जाती है। अगर कोई बहुत फील से कह रहा है, उसके फीलिंग को समझने के लिए अगर आप सुन रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? थ्योरेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब चलिए देखते हैं अगला है बिंदु हमारा, रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? इसमें पहला बिंदु है लिसनिंग स्किल्स। क्या है लिसनिंग स्किल्स? लिसनिंग स्किल्स आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स इन चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले बच्चों में लिसनिंग का, सुनने का ही विकास होता है। लिसनिंग स्किल्स आर मीन्ड टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू लिसन वेल टू द थॉट ऑफ अदर एंड टेक दियर मीनिंग। तो ये इस स्किल से क्या होता है, बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास होता है। लिसनिंग स्किल्स आर द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है ये विकास का आधार है और अदर लिंग्विस्टिक स्किल का भी आधार है। ध्यान रखिएगा, लिसनिंग से ही जो अदर स्किल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, वह लिसनिंग ही आधार बनता है उनके विकास का। बिकॉज लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लिसनिंग जो है, ध्यान रखिएगा, वह लैंग्वेज डेवलपमेंट का पहला स्टेज है। इसका यूज प्रोनाउंसिएशन करने के लिए किया जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो किसी चीज़ को प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। आप सुने ही नहीं, आप टू से सुने ध्यान से, TWA सुने नहीं तो आप टू को टू ही बोल देंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है तभी आप प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। वोकेबुलरी के विकास के लिए आपकी वोकेबुलरी जो है उसे बढ़ाना है तो आपको सुनना पड़ेगा ना। आप जब ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा वर्ड्स सुनेंगे, तरह तरह के जब वर्ड्स आप सुनेंगे तो आपको उसका ज्ञान होगा, आप उसका अपना भंडार बनेगा, तो आपका वोकेबुलरी का जो ग्रोथ होगा वो होगा। टू ग्रैस्प अदर नॉलेज, अगर आपको किसी अदर का नॉलेज आपको लेना है तो आप उसका सुनेंगे तभी तो उसका ज्ञान ले पाएंगे। अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है या किसी को भी समझा रहा है, आप उसको सुनना चाहते हैं, आप वो ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको सुनना ही तो पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड, साउंड का जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी लिसनिंग का यूज होता है। अब चलिए देखते हैं रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अब क्या है, जो हम बोलते हैं उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है रोल? स्पीकिंग स्किल क्या होती है? स्पीच स्किल्स इन लिंग्विस्टिक स्किल्स रिफर टू स्टूडेंट एक्सप्रेसिंग दियर स्पीच और आइडियाज़। तो जो स्पीच और आइडियाज़ दूसरों को प्रदर्शित किया जाता है वो स्पीकिंग स्किल कहलाता है। इसमें क्या क्या कहलाता है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है? पहला बिंदु है कि स्पीकिंग स्किल जो है वह एवॉइडिंग हेजिटेशन, हिचकिचाहट को दूर करता है। अगर हम जितना अच्छे से बोलना सीखते रहेंगे, जितना अच्छा से बोलते रहेंगे, वो क्या होगा, वो हमारी हेजिटेशन अर्थात हमारी हेजिटेशंस को दूर करेगा। स्पीकिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ओवरकम बाय द हेजिटेशन इन चिल्ड्रेन। तो हेजिटेशन जो है, हमारी हिचकिचाहट जो है वह स्पीकिंग से दूर होती है। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम सम चिल्ड्रन लर्न इन वेरी कंफर्टेबल पॉस्चर। तो जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे सीख लेते हैं, लेकिन जब टीचर कुछ पूछते हैं समथिंग तो वो चुप हो जाते हैं। मतलब उन्हें पता सब रहता है लेकिन वह चुप हो जाते हैं। तो स्पीकिंग जो है वह उनकी इन हिचकिचाहट को दूर कर देता है। तो पहला क्या करता है काम लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्पीकिंग स्किल, हेजिटेशंस को, हिचकिचाहट को दूर करता है। मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल को बोलने में बहुत मदद करता है। तो स्पीकिंग स्किल जो होती है वह आपको बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से, ठीक ढंग से बोलने में मदद करता है।
हाउ चिल्ड्रेन यूज इट टूल देखते हैं। चिल्ड्रेन जो है इसे टूल्स की तरह कैसे यूज करते हैं। चिल्ड्रंस यूज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट दियर थाट, नीड्स, डिजायर एंड एक्सप्रेस दियर फीलिंग। तो जो बच्चे हैं वह इन्हें अपने आवश्यकताओं, जो हम उन्हें जो चाहिए वो उनकी जो इच्छाएं होती हैं और अपनी फीलिंग को प्रदर्शित करते हैं। दे मेंटेन दियर रिलेशन, वह आप सोसाइटी से अपना जो रिश्ता है उसे बनाए रखते हैं। जो अंतःक्रिया करते रहते हैं सोसाइटी से, वह स्पीकिंग से ही करते रहते हैं। चिल्ड्रेन अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रिविलेजली लिसन्ड एट अदर प्लेसेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। जो बच्चे होते हैं जो पहले सुने रहते हैं वर्ड्स, मान लीजिए वो कहीं खड़े हैं, कुछ वर्ड सुन लिए, उसका अर्थ वो जान लिए, तो जब कहीं और जाएंगे तो वह उन वर्ड्स का यूज करते हैं। इस प्रकार वो मदद करता है। चिल्ड्रेंस डेवलप दियर थिंकिंग एबिलिटीज़ विद द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो चिल्ड्रेन जो है वह लैंग्वेज से सीखते हैं, एबिलिटी सीखते हैं सोचने की। विच हेल्प इन जनरेटिंग न्यू आइडिया, जो उनके नए विचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लर्निंग डिसऑर्डर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया। इसमें पहला डिसऑर्डर है जो डिसलेक्सिया। अब ध्यान रखिएगा इसकी ट्रिक क्या, लक्ष्य को क्या आप पढ़ते हैं ना, तो जो डिसेबिलिटी रीडिंग में आती है उसे क्या कहलाते हैं? डिसलेक्सिया। इसको क्या कहते हैं? पठन वैफल्य। तो पठन वैफल्य जो होता है, पठन डिसऑर्डर जो होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसे क्या कहलाते हैं? डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, ग्राफ क्या होता है? लिखना होता है ना, ग्राफ क्या होता है? लिखना होता है। तो डिसग्राफिया क्या होता है? लिखने में जो हमें दिक्कत होती है वो क्या कहलाता है? डिसग्राफिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं वह स्पेलिंग को बहुत पहचानने में डिफ़िकल्टी कर लेते हैं, लिखने में डिफ़िकल्टी करते हैं, मतलब छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में दिक्कत कर लेते हैं। दे हैव पुअर हैंड राइटिंग, उनकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत पुअर होती है। और दे आल्सो फेस डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, तो चूँकि वह लिख के ही आप विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए आइडिया को ऑर्गेनाइज करने में भी उन्हें दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणन वैफल्य होता है, जो गणना करने में दिक्कत होती है, या मैथमेटिक्स से संबंधित होता है। चिल्ड्रन विद डिसकैलकुलिया फेस डिफिकल्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में इन्हें दिक्कत होती है, नंबर याद करने में दिक्कत होती है और सीक्वेंस बनाने में दिक्कत होती है। इन्हें डायरेक्शन आदि का बहुत पुअर सेंस होता है, बहुत कम ज्ञान होता है, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम का बहुत कम ज्ञान होता है और नंबर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया देखते हैं क्या होता है। डिस्प्रैक्सिया कैन अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी टू डू अ वाइड रेंज ऑफ एवरीडे फिजिकल टास्क। तो डिस्प्रैक्सिया जो होता है वह जो मोटर स्किल से जो संबंधित कार्य होते हैं उसमें दिक्कत पैदा करता है, मतलब इसमें आपका शरीर आदि में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्प्रैक्सिया कैन अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी, जो बच्चों की क्षमता होती है जो बड़े रेंज में फिजिकल टास्क को एवरीडे करने के, उसमें दिक्कत पैदा करता है। दीज कैन इंक्लूड, जैसे कि आपको जंपिंग करने में दिक्कत हो सकती है, क्लियरली आप बोलने में दिक्कत हो सकती है और पेंसिल को पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो जो मोटर स्किल से संबंधित जो विकार होता है उसे क्या कहलाते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहलाते हैं। अब चलिए लैंग्वेज स्किल के बारे में मैंने आपको बताया था एक बार शॉर्ट में, लेकिन फिर से देख लेते हैं लैंग्वेज स्किल क्या है। तो लैंग्वेज स्किल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें लिसनिंग और रीडिंग, इसमें जो लिसनिंग और रीडिंग होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं रिसेप्टिव। क्या कहलाते हैं? रिसेप्टिव की तो कहलाएंगे, और इन्हें और भी एक शब्द कहते हैं, इन्हें पैसिव भी कहते हैं। तो चूँकि जब हम सुनेंगे तो हम चुपचाप सुनते रहते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो चुपचाप पढ़ते रहेंगे, तो इसीलिए इसे पैसिव कहते हैं। और दोनों से हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे ना, तो इसलिए इसे रिसेप्टिव कहते हैं। और जो 2 बचे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि हम जब बोलेंगे और लिखेंगे तो कुछ ना कुछ अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक्टिव हैं, चूँकि इसलिए इसे हम एक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। अब लिसनिंग के कुछ प्रकार होते हैं, देख लीजिए। लिसनिंग के प्रकार यहीं आपको बता देता हूँ। लिसनिंग के प्रकार क्या होते हैं? लिसनिंग के मैंने 2 प्रकार बता दिए थे, 2 और सुन लीजिए। एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है, एक इंटेंसिव लिसनिंग होता है। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? जो मज़े के लिए, जो प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है उसे क्या कहलाता है? एक्सटेंसिव। मतलब आज किसी कॉमिक्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है? मींट फॉर प्लेजर। और जो इंटेंसिव लिसनिंग होता है, गहन अध्ययन। इंटेंस मतलब क्या होता है? गहन अध्ययन। तो इसमें क्या होता है? लर्नर जो है वह सुनता जो है बहुत ज़्यादा गहराई सुनता है। लर्नर जो है बहुत गहराई से सुनता है। तो इसमें लिसनिंग मटेरियल इज शॉर्ट एंड एट द एंड ऑफ एक्टिविटी लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ टास्क। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है बहुत गहराई से सुनता है और जो सुनना होता है वो बहुत छोटा होता है, और लास्ट में क्या होता है? एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें लर्नर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह टास्क को कंप्लीट करें। ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इंटरेक्टिव लिसनिंग एक प्रकार होता है। इसमें क्या होता है? जब लिसनर जो है अदर पर्सन से बात करता है तो वह क्या कहलाता है? इंटरेक्टिव लिसनिंग।
चलिए अब आगे देखते हैं इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन अब चलिए देखते हैं। थ्रू द इवैल्यूएशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 साइड्स कॉग्निटिव, इमोशनल, फंक्शनल आर मेजर्ड। इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन में क्या होता है, आपका संज्ञानात्मक विकास, आपका भावात्मक विकास और आपका कार्यात्मक विकास जो है उनका मेजरमेंट किया जाता है, उनका मापन किया जाता है कि आपका कितना विकास हुआ है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन जो होता है, असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन के दौरान किया जाता है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इज अ ब्रीफ प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस। तो असेसमेंट जो है वह ब्रीफ प्रोसेस है और इवैल्यूएशन क्या है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस देखते हैं, मापन का महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंस क्या है। इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड वाज सक्सेसफुल और नॉट। यह टीचर को यह मदद करती है, टीचर को पहचानने में कि मैं जिस विधि से पढ़ा रहा हूँ वह विधि उपयुक्त है कि नहीं, वह उस विधि से बच्चों को लाभ हो रहा है कि नहीं। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वर इन लर्निंग न्यू स्किल। तो इसमें टीचर को यह पहचानने में मदद मिलती है जो मैंने सिखाया है बच्चे उसे अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से सीखे हैं। तीसरा बिंदु क्या है, इट आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स मोर अटेंशन। बच्चे इससे यह पहचान पाते हैं कि कहाँ उनकी गलती हो रही है, कहाँ उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है। चौथा क्या है, वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन एट द स्कूल स्टेज इज टू हेल्प द लर्नर इंप्रूव दियर अचीवमेंट इन स्कॉलस्टिक एरियाज एंड डेवलप लाइफ स्किल्स एंड एटीट्यूड विथ रेफरेंस टू लार्जर कॉन्टेक्स्ट एंड कैनवास लाइफ। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, स्कूल स्टेज में लर्नर को जो है अचीवमेंट अपना जो है वो बड़े क्षेत्र में अचीवमेंट को अपना ध्यान देना चाहिए और लाइफ स्किल के बारे में सीखना चाहिए और बड़े कॉन्टेक्स्ट और कैनवास के लाइफ के बारे में सीखना चाहिए। मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका आकलन हो, आप अपना वैल्यूएशन सिर्फ जो सतत परीक्षाएं होती हैं उन्हीं के अनुसार कीजिए। आपको बड़े क्षेत्र के अनुसार आपको लाइफ स्किल के बारे में अपना इवैल्यूएट करना चाहिए। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, चलिए अब स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखते हैं। इवैल्यूएशन इज़ डन थ्रू अ सिस्टमैटिक अप्रोच। तो इवैल्यूएशन जो है वह सिस्टमैटिक अप्रोच से डन किया जाता है। जैसे कि हमें पहले क्या करना चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा शैक्षणिक उद्देश्य क्या है वह हमें पहचानना चाहिए। उसके बाद हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है हमें उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसके बाद जो चेंज हुआ है उसको हमें देखना चाहिए। मतलब जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हमें ऑर्गेनाइज करने के बाद बच्चों में जो जो बदलाव हुआ है उसे हम ऑब्जर्व करें, उसे मेजर करें। उसके बाद टेस्ट को परफॉर्मेंस दिया जाए, टेस्ट लिया जाए। अब चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रकार स्कूल बेस्ड असेसमेंट। दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज़ परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल बाय टीचर एंड एजुकेटर। तो यह टीचर के द्वारा लिया जाता है, स्कूल बेस्ड होता है। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, या चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके बहुआयाम होते हैं। थस इट इम्प्रूव द सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यह बच्चों का सभी विकास में, सभी क्षेत्रों में विकास करता है। तीसरा बिंदु क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ गुड आइडिया टू टीचर, यह अच्छा विचार देता है टीचर को कि चिल्ड्रन क्या सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, उन्हें क्या दिक्कत हुई है और क्या उनका इंटरेस्ट है, और अन्य चीज़ें भी सिखाता है, बताता है। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसे कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, और समेटेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक सेल्फ असेसमेंट भी होता है जिसे असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। पहला बिंदु इसमें है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या होता है, ये कार्य जब चलता रहता है तभी असेसमेंट कर लिया जाता है, जो उसे क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट इज़ बेस्ट असेसमेंट, यह जो सबसे अच्छा तरीका होता है मूल्यांकन करने का। समेटेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो वर्षांत परीक्षाएं होती हैं, जब कार्य पूरा समाप्त हो जाता है तो लास्ट में कितना क्या आपने सीखा है उसको जो जानते हैं वो क्या कहलाता है, समेटेटिव असेसमेंट कहलाता है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, समेटेटिव असेसमेंट। अब अगला बिंदु देखते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, सॉरी एवेल्युएशन, जिसे कहते हैं CCE। कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार जो चलता रहे। कॉम्प्रहेंसिव जो बड़े क्षेत्र में हो, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है, बड़े क्षेत्र में हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसका हिंदी मतलब होता है। कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन refers to a system of school based evaluation of student that cover all aspects of student development। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस मतलब जो इवैल्यूएशन है लगातार वर्ष भर चलता रहता है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब बहुत बड़े स्तर पर चलता है, मतलब इसमें ना ही बच्चों की सिर्फ जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसी को नहीं ध्यान दिया जाता कि जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी को ध्यान दीजिए। उसमें शारीरिक विकास, मनोविश्लेषणात्मक विकास तथा और भी सब अन्य प्रकार के जितने भी विकास होते हैं सबको, सांस्कृतिक विकास सबको ध्यान में दिया जाता है।
यही बात इसमें की गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। कंटिन्यूस के बारे में मैंने बताया, लगातार। कॉम्प्रहेंसिव मतलब कि स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों ग्रोथ को देखा जाता है। अब अगला बिंदु हमारा है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होती हैं? जो शिक्षक सहायक सामग्रियाँ होती हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो ऑडियो एड्स क्या है? एड्स विच अपील्स ओनली टू ईयर्स, मतलब जो हम सिर्फ सुन सकते हैं वो ऑडियो एड्स कहलाते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन्स। जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ सिर्फ सुनकर हमें मदद करती हैं उसे क्या कहलाते हैं? ऑडियो एड्स कहलाते हैं। विजुअल एड्स क्या होते हैं? जिन्हें हम सिर्फ देख के शिक्षा में हमारी सहायता मिलती है उन्हें क्या कहलाता है? विजुअल एड्स कहलाते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स। इन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन तो सकते नहीं। पिक्चर, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड्स और फ्लैनर बोर्ड्स आदि। तीसरा स्टेप जो है ऑडियो विजुअल एड्स, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये जैसे कि टेलीविज़न, सिनेमा और फिल्म्स, इससे अगर आप सीखेंगे तो आपका ज्ञान जो है बहुत अधिक समय तक रहता है, क्योंकि आप इसमें देख और सुन दोनों सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि वीसीडी, टेलीविज़न और फिल्म प्रोजेक्टर आदि होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर इंग्लिश ग्रामर। तो जो ग्रामर सिखाया जाता है उसका एम्स क्या होता है? तो पहला होता है लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करने के लिए, बहुत अच्छे ढंग से लैंग्वेज को यूज करने के लिए। दूसरा क्या है? जो ग्रामर में रूल होता है उसे हमें पता करने के लिए। लैंग्वेज में जो हमारे मतलब जो भाषा है उसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं उसे सीखने के लिए। स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को पहचानने में, स्टूडेंट इंग्लिश के लैंग्वेज को स्ट्रक्चर पहचान सके, उसमें ग्रामर का यूज होता है। ग्रामर टू इनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस दियर आइडियाज़, लर्नर्स को उनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लॉजिकली और करेक्टली इन स्पीच और राइटिंग। तो जो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करेंगे वह करेक्ट हों और लॉजिक तार्किक हों, इसलिए ग्रामर का यूज होता है। मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, मेंटल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग बढ़ाने के लिए ग्रामर का यूज होता है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू एसिमिलिएट द करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, तो करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज जो है, सही प्रतिमान पहचानने के लिए लैंग्वेज का ग्रामर का यूज होता है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज की ओर साइंटिफिक अप्रोच अगर हम दिखाएंगे तो वह ग्रामर की ही वजह से होता है। टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो है, जो वर्ड में थोड़ा सा सौंदर्य परखता आती है वह ग्रामर की वजह से आती है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब हमारे लगभग सारी क्लासेस की हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं वो ले ली गई हैं। अब आपकी सिर्फ मैथ की और संस्कृत की मैराथन क्लास बची है, और ईवीएस की एक और मैराथन क्लास आज या कल आ जाएगी। तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद आपकी सारी मैराथन क्लासेस हो जाएंगी और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर इसी के साथ अब विराम लेता हूँ। धन्यवाद।